नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिब्बती धर्मगुरु परम पूज्य दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका जीवन पूरी दुनिया के लिए शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष को करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी जीवित रहेंगे। पहले दशकों पहले हुआ करती थी। ये उनकी साधना का प्रतिफल है। ये उस अध्यात्म की शक्ति है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषित करती है। यानी कि वो जैसे बाहर है उससे कहीं और अधिक मजबूती उनके अंदर है। आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से वह इतने मजबूत है कि उनके चेहरे से वो साफ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल उनका एक जन्मदिन नहीं है बल्कि आज ये हम सब के लोगों के लिए आज ये आत्मबोध का भी अवसर है। मुझे बताया गया कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्म दिवस इस वर्ष करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि वह एक कौशल राजनीतिक विद्वान और स्पष्टवादी नेता थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। सीएम धामी ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार हमें हमेशा राष्ट्र सेवा और समर्पण के मार्ग पर प्रेरित करते रहेंगे। ये जयंती हमें उनकी सोच और समर्पण को याद करने का अवसर प्रदान करती है, जो आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर आपदा से प्रभावित सिलाई बैंड और अजोरी बैंड क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर देहरादून स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई भाजपा नेताओं ने मुखर्जी के चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुखर्जी ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और भाजपा उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता, अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के आज जन्म दिवस पर उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की CSR योजना के तहत आयोजित स्ट्रीट लाइट वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सेवा, समर्पण और ईमानदारी के 4 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें और प्रदेशवासियों को कोटद्वार की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष ने बताया कि फरवरी 2024 में उन्होंने BES
परिसर कोटद्वार के लिए स्ट्रीट लाइट्स की मांग की थी, जिस पर अब कार्रवाई हुई है और BEL द्वारा 1500 स्ट्रीट लाइट्स कोटद्वार नगर निगम को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरे शहर के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। दर्शन के लिए रखा जा रहा है। खुशी है कि हम लोगों ने ये करीबन पिछले 2-3-4 महीने पहले आई थिंक 9वें महीने में पिछले साल हमने लाइट की मांग की थी, LED लाइट्स की मांग की थी और मुझे धन्यवाद मैं करूंगी BEL का, त्रिपाठी जी का और खासकर मनोज जैन का जो CMD हैं कि उन्होंने इस बात की चिंता की और हमें 1500 लाइट्स दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले उन्होंने हमें कैमरा दिए, 100 कैमरा दिए, जिसके माध्यम से हम सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की को अच्छे से देख पा रहे हैं कोटद्वार में। आगे चलकर मैमोग्राफी मशीन के लिए हम लोग बात कर रहे थे ताकि मार्गदर्शन के लिए रखा जा रहा है। इनका महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने संयमित और संतुलित बयान देते हुए कहा कि भारत में बोली जाने वाली हर भाषा गौरव का प्रतीक है और सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि अगर वह शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। साथ ही शिव भक्तों से भी संयमित और अहिंसक आचरण की अपील करते हुए भक्ति में नशामुक्त रहने का संदेश दिया है। के नाम पर अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग के आधार पर जो आपस में ही हम हिंदू लड़ते हैं, उससे हिंदू एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता उस पर कहीं ना कहीं आँच आती है। इसलिए हम सब भारतवासियों को मिलकर के एकजुट रहना चाहिए। हमारी एकता में ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। और हमने तो हिंदुत्व का जो मूल दर्शन है उसके अंदर एक ही बात को समझा है, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान है, एक भारत माता धरती माता की संतान है। भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग भेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभेद दृष्टि को ही हमने जिया है। यही हिंदुत्व है, यही हमारा संविधान हमें कहता है और यही वेद हमें कहता है, एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ते। जैसे स्वामी रामदेव को अपने हिंदू होने पर गर्व है, अपने सनातनी ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर होने पर गर्व है, ऐसे ही सभी मुसलमानों को अपने मुस्लिम होने पर भी गर्व होना चाहिए और ये भी गर्व होना चाहिए कि सभी मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही हैं। तो इसलिए अपना नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा, तो नाम बताना चाहिए। किसी की मर्जी होगी वो आपके यहाँ आकर के खाना खाएगा, आपके होटल में आएगा या नहीं आएगा उसको तय करने दें। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना नाम छिपाना न तो मजहबी दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिक और न ही धार्मिक दृष्टि से उचित है। किसी को भी नाम छिपाने की आवश्यकता क्या है की बात कहूँगा। कावड़ जो लेकर के जाते हैं वो भगवान शिव के उद्देश्य है और भगवान शिव पवित्रता के और हमारे सनातन के सबसे बड़े गौरव, वो आदि योगी। इसलिए शिव भक्तों को संयम का और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और कुछ लोग यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा, भांग आदि खाने की भी यदि किसी को आदत है तो जब इस बार कावड़ लेकर के जाएं तो भगवान भोलेनाथ शिव को अपने सारे व्यसन अर्पित कर दें और एक नशा मुक्त जीवन जीने का भी संकल्प लें और एक सच्चा शिव भक्त होने का चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, सारी दुनिया कह सके भारत के सनातनी हिंदू शिव भक्त जो है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्तियों और दायित्वों के बंटवारे को लेकर अब बड़ी पहल होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जल्द ही बैठक होगी, जिसमें दोनों राज्यों के बीच लंबित परिसंपत्तियों और दायित्वों के मामलों का समाधान खोजने पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा कर निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में पहले की बैठकों में सहमति बनी थी, उन्हें अब धरातल पर उतारने की जरूरत है। साथ ही पिछली बैठक के बाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जलशायों और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बल मिलता हुआ नजर आएगा। नहीं, अभी जल्दी जो है, क्योंकि पहले काफ़ी परिसंपत्तियों का जो मामला था वो हमारा आपस में सुलझ गया है। उन्होंने जो परिसंपत्तियां राज्य को मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। जो कुछ एक मामले हैं और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी वो भी जो मामले। गदरपुर विकासखंड में क्षेत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 40 ग्राम सभाओं में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। चुनाव कार्यालय में नामांकन पत्रों की बिक्री जोरों पर रही। निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक बता दें कि नामांकन पत्र बेचे गए और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनावी माहौल पूरे क्षेत्र में जोश भरता हुआ नजर आ रहा है। और बताना चाहूँगा इसके आगे भी आपको, जैसे कल दिनांक हमारी डेट निकल चुकी है, कुल मिलाकर हमारे 1586 फॉर्म की बिक्री हम कर चुके हैं। और इसके अलावा उसके सर्विस हमारे 721 नॉमिनेशन कल दिनांक तक हमारे हो चुके हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि आज हमारे 2 से 5 तक नामांकन का टाइम था, तो आज हमारे लास्ट डेट है। तो काफ़ी उत्सुक है हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, और नामांकन की प्रक्रिया अगर आप देखना चाहेंगे तो बाहर से देख भी सकते हैं, जारी है, करनी पड़े उत्साहित रूप से अपना नामांकन अपना करवा रहे हैं। देखिए, इसके बाद सोमवार के दिन से ये हमारा जो हमने इनको टाइम दिया हुआ है समीक्षा करने के लिए, जिसे स्क्रूटनी बोलते हैं, तो स्क्रूटनी का टाइम हमारा 3 दिन का रहेगा। उसमें हमने अलग ग्राम पंचायत सदस्य जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं और हमारे ग्राम प्रधान। देखिए, मैं पिछले निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान थी। ये सीट जो है बुक्सा जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। मेरा इरादा दोबारा जो है प्रधानी लड़ने का था, क्योंकि सीट रिजर्व हो गई, हमारे बुक्सा जनजाति के लिए हो गई, तो हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, उनका स्वागत किया। अब सब लोगों से परामर्श हुआ, सब लोग आए मेरे पास। सीट जो है क्षेत्र पंचायत की हमारी, चूँकि 2 ग्राम पंचायतें आती हैं, 24 झगड़पुरी सीट है, जिसमें मोतियापुरा ग्राम सभा और झगड़पुरी ग्राम सभा आती है। 8 गाँव हैं, 3,000 समथिंग वोट हैं। तो सब लोगों ने कहा कि आप क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने जनता की आवाज़ पर क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, और मैं वहाँ से अपनी धर्मपत्नी को लड़ा रहा हूँ। एक पर्चा मैं अपना भी दाखिल कर रहा हूँ।
उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में क्लस्टर विद्यालय योजना के तहत आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर बंद करने के सरकारी फरमान ने हड़कंप मचा दिया है। जहां एक और शिक्षक चुप्पी साधे हैं तो वहीं अभिभावक और ग्रामीण खुलकर विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों के लिए जमीन उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए दान दी थी और अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो इसका असर आगामी चुनावों में साफ तौर पर दिखाई देगा। सर्वप्रथम सरकार से जो हमारे योजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें कुछ ना कुछ होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ग्राम वासियों की तरफ से, हमारे जो ज़मीनें दी गई हैं स्कूल के लिए, उनमें विद्यालय चलाने के लिए, और यहाँ आसपास बड़े स्कूल नहीं है, उनके लिए उच्चीकरण के लिए इतनी मेहनत की है हमारे पूर्व विधायकों ने, मंत्रियों ने, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस पर विशेषकर ध्यान दिया जाए। जो गरीबी बच्चे हैं जो दूर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसको एक मेन न्याय पंचायत पूरनपुर के स्तर पर पूरनपुर राजकीय विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, ये हमें पता चला है। मैं नानही से ग्राम प्रधान हूँ और हमें ये पता चला है कि पूरनपुर राजकीय विद्यालय जो है बंद होने की तादाद पर है। अगर ये बंद हो गया तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये स्कूल की जो विद्यालय की जो भूमि है हमारे पुरखों ने दान दी। आज के समय में भी यहाँ की जो छात्र संख्या 100 से अधिक है और पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट की नीति मेरी समझ में नहीं आती है कि लोगों ने आकर पूरा विरोध किया कि हमारे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर, और पूरे जनपद के अंदर 8 क्लस्टर स्कूल बनाए गए हैं प्रथम चरण में, जिसमें 39 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं और धीरे धीरे उनको ये आदेशित किया गया है कि इनका जो बच्चे जो जसपुर ब्लॉक में एक ही विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा को क्लस्टर बनाया गया है। इसमें से अभी जो संभावित मर्ज होने वालों के नाम आए, सूची आई है, वो राजकीय इंटर कॉलेज रायपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरनपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कासमपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर है। प्रक्रिया जब शुरू होगी तभी इस तरह की बातें सामने आएंगी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मर्ज की प्रक्रिया जब ऊपर से स्पष्ट होगी, उससे आदेश आएंगे, उसी हिसाब से मर्ज किया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के न्यू आवास विकास कॉलोनी में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एसडीएम योगेश मेहरा के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जेसीबी जब मौके पर पहुंची तो डर के कारण निर्माणकर्ताओं ने खुद ही अपने मजदूरों से निर्माण तुड़वाना शुरू कर दिया, जिस पे लोगों पर कार्रवाई की गई और उसके साथ ही उनमें मनमोहन तिवारी और घनश्याम अमल शामिल हैं। इन दोनों ने बता दें कि नक्शा तो पास कराया लेकिन तय सीमा से ज़्यादा निर्माण कर नियमों का उल्लंघन किया। प्रशासन ने कई बार नोटिस दिए पर निर्माण कार्य नहीं रुका। आखिरकार अंतिम चेतावनी के बाद अतिरिक्त मंजिलों और निर्माण कार्य तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू हुई। मौके पर पुलिस बल और प्रशासन की टीम भी तैनात रही ताकि कोई तनाव ना हो।
ऋषिकेश अंतर्गत जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आवास विकास कॉलोनी में आज जो 2 भवन हैं जिनके भवन स्वामियों के द्वारा भूमि विधियों का उल्लंघन करके जो अवैध अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनाई गई है और विधिवत सुनवाई करने के बाद उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह से जो अन्य भवन जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए ऋषिकेश अंतर्गत चूँकि एक सतत प्रक्रिया है तो लगातार जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर काम रोकने के नोटिस के बाद भी अगर कार्रवाई जारी रख रहा है तो उन भवनों को सील किया जा रहा है। पौड़ी जनपद के सिक्कू गांव में एक दर्दनाक हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने साहिक कार्रवाई करते हुए एक महिला को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। जिला नियंत्रण कक्ष पौड़ी को सूचना प्राप्त हुई कि सिक्कू गांव में लोक निर्माण विभाग में बता दें कि एक महिला के फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद बता दें कि एक महिला खाई में गिर गई। महिला की पहचान 45 वर्षीय सरस्वती देवी निवास जनपद पौड़ी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट श्रीनगर से निरीक्षक मंजरी नेगी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने खाई में उतरकर सरस्वती देवी तक पहुंच पाई और इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें बता दें कि बाहर निकाला गया और इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। डोईवाला के कुटकावाला क्षेत्र स्थित एक क्रेशर में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर एसएसपी देहरादून ने गंभीरता दिखाते हुए बता दें कि कोरोनेक्शन अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया और एसपी ऋषिकेश के पर्यवेक्षण में विशेष जाँच टीम गठित की गई है। पोस्टमार्टम में अब तक शारीरिक चोट या यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि वैज्ञानिक जाँच और स्वतंत्र काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जारी है। उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परिवहन विभाग ने बता दी कि अभी से अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही परिवहन अधिकारी अनिता चमौला ने बताया है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हरिद्वार में भारी संख्या में पुलिस बल और कांवड़ियों की आमद के साथ साथ बता दें कि ये चारधाम यात्रा भी जारी रहेगी और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं। इसलिए सुरक्षा और सुविधा को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया। कांवड़ियों को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और टैक्सी चालकों को रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। आगामी कांवड़ यात्रा जो कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए चूँकि यात्रा का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। इसके अतिरिक्त जो कोटद्वार क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और टिहरी से होते हुए कुछ जो भोले हैं, कांवड़ है, वो गंगोत्री तक भी जाते हैं जल लेने के लिए और इसके अतिरिक्त इधर केदारनाथ जी के लिए भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो सभी स्तर पर जो हमारे ARTO प्रवर्तन है, ARTO प्रशासन है, हमारे जो मेन जो हमारा ऋषिकेश क्षेत्र है, हमारा जो हरिद्वार क्षेत्र है, वहाँ पर टैक्सी यूनियंस के साथ हम वादा कर रहे हैं और जितने भी हमारे टैक्सी स्टैंड्स हैं या फिर जो कांवड़ के लिए कांवड़ मेला के लिए जो हमारे पार्किंग वाले क्षेत्र बनेंगे तो वहाँ कांवड़ यात्रा से पहले नशा तस्करी पर हरिद्वार पुलिस ने तीखा वार किया है। बादाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत की स्मैक बरामद की है। यह स्मैक कांवड़ मेले में बेच मुनाफा वसूलने के इरादे से लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने नशा तस्कर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसएसपी के प्रखर नेतृत्व में नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के क्रम में थाना बादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके साथ ही कांवड़ की तैयारियों के बीच एसएसपी हरिद्वार के चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान बता दें कि हरिद्वार पुलिस द्वारा चेकिंग और इसके साथ ही नहर पटरी
वॉर हाउस के पास से अभियुक्त मोहम्मद मुस्लिम को 1 किलो 42 ग्राम स्मैक लाल रंग और 457 ग्राम मिलावट स्मैक और इसके साथ ही 1 पैकेट लाल रंग पाउडर बाइक के साथ दबोचा गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।